नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज आपको झारखंड के इतिहास के बारे में बतलाने वाले हैं। ये जो हमने लिया है उड़ान पब्लिकेशन बुक से लिया है। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, झारखंड के इतिहास के बारे में। ये देख रहे हैं आप, ये झारखंड का मैप है। तो चलिए सबसे पहला जो है इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में पढ़ना है हम लोग को कि झारखंड पहले मतलब इसका क्या नाम था, कैसा था, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो झारखंड वर्ड है, तो झारखंड वर्ड जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो झार प्लस खंड। तो झार का मतलब क्या होता है, वन। झार या झाड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका मतलब क्या होता है, वन। और खंड का मतलब क्या होता है, प्रदेश। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है, वन प्रदेश। इसलिए इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन प्रदेश। कहने का मतलब पेड़ पौधों की अधिकता। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। उस पहला पॉइंट जो है, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ये जो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण, कहने को मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर जो है इसको विभिन्न कालों में, कहने का मतलब विभिन्न समय में, पहले जो इसका जो झारखंड था उसका नाम अलग अलग था, मतलब बोला गया है। तो आइए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है और वो इम्पोर्टेंट ही है, वो कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है इसका नाम क्या है, पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। फिर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना जाता है, किक्कटनामा देशो अनार्थ के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रात्य के नाम से जाना जाता है। फिर है वायु पुराण, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वायु पुराण में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मुरंड के नाम से जाना जाता है। फिर है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। कहने का मतलब जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हम लोग को प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो उसी में जो झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो मुरुंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर जो है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया है, तो मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया है, मुंड कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर है भागवत पुराण। भागवत पुराण में इसको क्या कहा गया, किक्कट प्रदेश कहा गया है। चलिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो है VVI, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। फिर क्या है, तो वो है महाभारत। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको किस नाम से जानते हैं, पुंडरीक या पशुभूमि। कहीं कहीं आपको पुंडरीक देश भी देगा, तो वो भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पुंडरीक देश या पुंडरीक पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फिर है पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य। इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कलिंग देश के नाम से जाना जाता है। फिर है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र कहने का मतलब जो पहले के जो इतिहास वगैरह, जो पहले जब कागज़ नहीं चलता था तो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। तो उसी में जो है ताम्रपत्र में जो लिखा गया है, झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड को झारखंड नाम से जाना जाता है। फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है तारीख फिरोज शाही। इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, ये बुक है तारीख फिरोज शाही, उसमें किस नाम से जाना जाता है, झारखंड के नाम में। फिर उसी तरह से तारीख बांग्ला है, इसमें भी इसको किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए, आगे है अगला जो है तारीख। फिर क्या है, तारीख बांग्ला। तारीख बांग्ला में किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड के नाम से जाना जाता है इसको। तारीख बांग्ला में इसको झारखंड के नाम से जाना जाता है। फिर है सियार उल मुक्तकरीन। इसमें किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें भी झारखंड के नाम से जाना जाता है। फिर एक कबीर के दोहे। जो कबीर जी थे उनके दोहे में झारखंड शब्द को किस नाम से जाना गया है, तो झारखंड
सब झारखंड के नाम से ही जाना गया है। फिर जो है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक जो है पद्मावत, उसमें किस नाम से जाना गया है, तो झारखंड के नाम से इसको बताया गया है कि झारखंड के। फिर है अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया है, झारखंड के नाम से जाना गया है। फिर उसी तरह से जो है नरसिंह जो द्वितीय राजा हैं, उनके द्वारा उन्होंने जो ताम्रपत्र में लिखा है, उसमें क्या है, झारखंड का नाम झारखंड ही लिखा गया है। फिर आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है इसमें भी अकबर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इसमें भी जो है, इसमें किसका प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए, कोकरा या खंकराह का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कोकरा या खंखरा। फिर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो विष्णुगुप्त हो गए या चाणक्य जो हो गए, उनका एक पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र। ये पूछा भी जाता है अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा। तो उसमें जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया है, कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना गया है। फिर है टॉलमी, ये भी एक राइटर हैं, उनका जो उन्होंने जो झारखंड के बारे में लिखा है, उसको किस नाम से लिखा है, तो यह है मुंडल के नाम से लिखा है। फिर है फाहियान, जो चीनी यात्री था, भारत आया था नालंदा में पढ़ाई करने के लिए, वो उन्होंने इसको क्या बोला है, कुक्कुट लाट। झारखंड क्षेत्र को उन्होंने क्या बताया है, कुक्कुट लाट बोला है। फिर है जो हेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था, तो इन्होंने इसको क्या बोला है, किलो ना सू का लाना। ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, कर्ण सुवर्ण। तो किन्होंने बोला था कर्ण सुवर्ण या तो किलो ना सू का लाना, तो हेनसोंग ने बोला था झारखंड को। फिर आगे जो है मुगल काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे, तो खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। फिर है तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो खोखरा के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए हम लोग, फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, कहने का मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। आइए इसको याद करने के लिए एक बताते हैं, महाभारत में जो है, महाभारत में किस नाम से जाना जाता था, तो पुंडरिक या पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। तो इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें किन्होंने भाग लिया था, तो पांडव ने भाग लिया था। तो इसीलिए उस तरह से आप लिख सकते हैं कि पांडव से पुंडरिक, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं नोट में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में। झारखंड प्रदेश का जो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला। कहने का मतलब जो सबसे पहले बुक वगैरह जो है, ये जो लिखा गया झारखंड के बारे में, वो किस में मिला है, झारखंड का लिखित, तो वह है ऐत्रेय ब्राह्मण में। फिर जो है झारखंड शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है, कहने का मतलब पुरातात्विक कहने का मतलब जिसके बारे में हम लोग इतिहास के बारे में हम लोग को पता चलता है खुदाई वगैरह से, तो वो किस में मिला है, या तो फिर प्राचीन जानकारी, तो उस किस में मिला है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है झारखंड शब्द का उल्लेख। चलिए फिर है आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये जो है फिर क्या है, ये है प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। जो आप ध्यान में रखिएगा, प्राचीन काल में, क्या बोला है, प्राचीन काल में। आप जानते होंगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और एक आधुनिक काल। तो वही जो सबसे पहले जो प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने सर्वाधिक समय तक क्या किया, झारखंड में शासन किया। ये जो गुप्त शासक, जिसमें श्रीगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से गौड़ शासक शशांक जी, ये बंगाल का एक शासक था, ठीक है। ये आगे और भी आएंगे, शशांक के बारे में पढ़ना हम लोग को, तो ध्यान में रखिएगा। तो उस समय सबसे ज़्यादा किसका शासन काल रहा ज़्यादा दिनों तक, तो गुप्त शासक एवं गौड़ शासक शशांक का शासन रहा। फिर है मध्यकाल, तो प्राचीन काल के बाद फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में जो था, झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हो गया। कहने का मतलब प्राचीन काल में किसका वर्चस्व था, तो गुप्त शासकों एवं
गौड़ शासकों का, शशांक का। फिर उसके बाद जो मध्यकाल आया तो उसमें क्षेत्रीय राजवंशों का शासन हो। कहने का मतलब जो स्थानीय राजा हो गए झारखंड के। चलिए फिर अगला जो पॉइंट है, हेन सोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र को दामिन एक को शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब जो हेन सोंग जो थे हर्षवर्धन के समय में आए थे, उन्होंने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से पुकारा है, तो की चिंग काइला, और उसके जो आसपास के एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको किस नाम से बोला है, तो दामिने को। आइए देखते हैं हम लोग राजमहल क्षेत्र जो है मैप के माध्यम से कि कहाँ पे है राजमहल और किसको दामिने को बोलते थे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखिए ये जो है आपका इस झारखंड का पूरा पूर्वी हिस्सा, ये जो है पूर्वी हिस्सा। कहने का मतलब ये साहेबगंज देख रहे होंगे, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये जो एरिया है ये क्या है, झारखंड का पूर्वी हिस्सा है। यही जो है वर्तमान में ये क्या है, संथाल परगना। और जो उस समय का जो राजमहल का बात किया जा रहा है, ये जो साहेबगंज वाला एरिया जो है आसपास, गोड्डा पाकुड़ भी थोड़ा थोड़ा, मेन रूप से जो साहेबगंज वाला एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजमहल क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है संथाल परगना, तो संथाल परगना में कौन कौन से ज़िले आते हैं, 6 ज़िले। पहला कौन सा हो गया, तो साहेबगंज हो गया। फिर कौन सा, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये सब मिला के किस संथाल परगना का निर्माण करते हैं, संथाल परगना में आते हैं। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है, दामिने कोह के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है वही पहाड़ी एरिया, राजमहल के आसपास वाला एरिया, दुमका, देवघर, ये सब, जामताड़ा वगैरह, तो इसी को किस नाम से जाना जाता था, दामिने कोह के नाम से। तो चलिए आपने फिगर के माध्यम से भी देख लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आगे जो है, फिर जो अगला पॉइंट है क्या है, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना की गई। कहने का मतलब जो वो जो क्षेत्र अभी बताया हम लोग संथाल परगना, तो उसका जो सबसे पहले सर्वेक्षण किया था कौन, कैप्टन टैनर ने। तो उसी को, उस एरिया को इसने क्या नाम दे दिया, दामिने कोह, जो यहाँ पे प्रयोग किया था किसने, हेनसोंग ने। फिर है आगे आगे देखते हैं हम लोग। फिर है प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरीखंड, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि संथाल परगना को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान में रखिएगा, नरीखंड। फिर और उसको बाद में और किस नाम से जाना गया, कांकजोल, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला पॉइंट, फिर है 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटायर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटायर एजेंसी, कहने का मतलब ये एक शासन के दृष्टि से एक बनाया गया था क्षेत्र को, जो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, विल्किंसनगंज या किशुनपुर, जो वर्तमान में रांची है। इसको पूछा भी जाता है कि रांची का प्राचीन नाम क्या है, तो विल्किंसनगंज या किशुनपुर। तो इसको इंग्लिश में लिखा रहेगा SWFA, स्वफा। तो इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में। फिर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये। फिर है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो सबसे पहला जो है असुर जनजाति है। असुर जनजाति के बारे में, तो असुर जो जनजाति है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। कहने का मतलब तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो कौन है, तो है असुर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो वो है असुर। और इसका जो निवास स्थान है कहाँ है, रांची, लोहरदगा और गुमला, ये सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर मात्रा में। फिर आगे देखिए, फिर जो दूसरा है बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। कहने का मतलब असुर आए, असुर के बाद फिर कौन है, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, बिरजिया, ये सब आए कहाँ से, तो ये माना जाता है कि ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया। कैमूर जो बिहार वगैरह एरिया में है, बिहार के एरिया में, रोहतास जिला तरफ, तो यहाँ से इनका क्या माना जाता है, प्रवेश। कहने का मतलब यहाँ से इन्होंने आकर यहाँ बसे हैं। फिर कोरबा, कोरबा जो है, कोरबा जो जनजाति है
आदिम जनजाति है एक कोरबा। कोरबा आदिम जनजाति कहने का मतलब एकदम पिछड़ा जनजाति। फिर है आगे जो है मुंडा, कहने का मतलब सबसे पहले कौन आया, असुर आया। फिर असुर के बाद कौन आया, बिरहोर बिरजिया खड़िया। उसके बाद जो आए फिर कौन आया, कोरबा आया। फिर उसके बाद कौन आया, मुंडा उरांव हो आया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया। जो मुंडा जो लोग हैं, मुंडा में एक आए थे रीता पाहन या सुतिया, रीता मुंडा या तो रीसा मुंडा देता है। तो जो नागवंश की स्थापना किया था उन्होंने कौन किया था, तो रीसा मुंडा या रीता मुंडा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है मुंडाओं ने क्या किया था, नागवंश की स्थापना किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि मुंडाओं नागवंश की स्थापना किसने किया था, तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा। चलिए फिर जो अगला पॉइंट है, उरांव ने झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे हुए थे। कहने का मतलब ये 2 जगह जाके बस गए थे। कौन, उरांव लोग। एक राजमहल क्षेत्र जो अभी बताए थे झारखंड का पूर्वी इलाका, और फिर दूसरा पलामू वाला इलाका, तो इसमें यहाँ पे बस गए थे। ठीक है, 2 भागों में। आइए देख लेते हैं एक बार मैप से इसको भी, पलामू और थी राजमहल का हिस्सा। तो अभी बताए थे हम, जो ये जो एरिया है ये क्या है, राजमहल का एरिया, सॉरी ये साहेबगंज वाला एरिया जो था आसपास के एरिया, ये क्या था, राजमहल था, संथाल परगना के अंतर्गत। और ये देखिए ये जो पश्चिम में एरिया है ये क्या है, यहीं पे पलामू है। तो यहाँ पे कुछ लोग आके बस गए और कुछ मतलब साहेबगंज वाले एरिया में आके बस गए थे। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर है चेरो, खरवार और संथाल। तो 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुके थे। कहने का मतलब जो कौन कौन, 1000 ईसा पूर्व, कहने के ईसा मसीह के जन्म से 1000 पूर्व तक कौन कौन जनजाति, चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर, मतलब ये जो सबसे नवीनतम जनजाति है। कहने का मतलब झारखंड में जो सबसे बाद में जो आए वो कौन सा है, चेरो, खरवार और संथाल। समझ में आया, तो ये सबसे बाद में बसा है। तो झारखंड में कितने जनजाति हैं, टोटल 32 जनजाति है। तो उसमें से कौन कौन, चेरो, खरवार और संथाल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम जो जनजाति है वो कौन कौन सा है, तो चेरो, खरवार और संथाल। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे प्राचीन पूछेगा तो सबसे प्राचीन अभी हम बता चुके हैं, कौन है, असुर है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है, असुर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर जो है पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे, और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र हुआ। जो संथाल जो जनजाति है सबसे पहले कहाँ पर आके बसे, तो हजारीबाग वाले एरिया में। फिर बाद में जब ब्रिटिश काल आया, मतलब अंग्रेजों का शासन काल आया, तो वहाँ कहाँ पे बसा गया, संथाल परगना। कहने का मतलब राजमहल, दुमका, जो देवघर वगैरह जो एरिया है वहाँ पे इन लोगों ने बस गया। तो इसी के नाम के चलते उस जो परगना का नाम पड़ गया क्या, संथाल परगना। संथालों के बहुलता के कारण ही जो वो एरिया था उसका नाम पड़ गया क्या, संथाल परगना क्षेत्र। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। जो वैदिक साहित्य कहने के तो वेद वगैरह जो हो गया, उसमें झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, असुर शब्द का प्रयोग किया गया। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया। कहने का मतलब वो जो बहादुर थे उसके बारे में, उन लोगों का जो कर्तव्य था, कर्तव्य वगैरह को इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, मतलब बताया गया है। ठीक है, फिर आगे जो अगला पॉइंट जो है वो क्या है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया। लिंग पूजक कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग शंकर भगवान के लिंग की पूजा करते हैं उसी तरह से असुर लोग भी करते थे अपने इष्ट देव का। चलिए तो फिर है उस अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इतिहासकार बुकानान, एक इतिहासकार जो है बुकानान नाम के, वो उन्होंने क्या बताया है, बनारस से लेकर बीरभूम तक के जो एरिया है पठारी क्षेत्र था उसको इन्होंने क्या किस रूप में वर्णित किया है, तो झारखंड के रूप में वर्णित किया है। कहाँ से कहाँ तक, बनारस से लेकर बीरभूम तक। फिर है जो महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जो हमारा जो झारखंड क्षेत्र था
जो कब, तो महाभारत काल में, कहने का मतलब जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, उसके आसपास वाले समय में। तो आप सुने होंगे जो इससे क्या हुआ था, जरासंध और कृष्ण भगवान के बीच लड़ाई भी हुई थी, जो नालंदा वगैरह के क्षेत्र में है, राजगीर वाला एरिया में अभी भी इनका अखाड़ा है। तो चलिए फिर, तो वही जो थे, ये जो जरासंध थे वो कौन से थे, बृहद्रथ वंशी सम्राट थे, तो उन्हीं का क्या था, अधिकार क्षेत्र था ये झारखंड। फिर आगे अगला पॉइंट जो है, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनजातियों कहने का मतलब अभी बताए, तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ हैं, 32 प्रकार के। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जनजाति है और राज्यों के तुलना में, तो इसीलिए इसका क्या बोला जाता है, कर्क खंड बोला गया है। चलिए फिर जो आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड क्षेत्र जो है, झारखंड क्षेत्र को झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया। तो ये अभी हम बताए थे, झारखंड क्षेत्र को और किस नाम से जाना, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्ण सुवर्ण। कहने का मतलब जो लगभग एरिया जो है छोटा नागपुर ही कहलाता है। झारखंड का 80 से 90% जो एरिया है वो क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र बोला जाता है उसको। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।